नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल, साथ ही आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर से जुड़ा हर एक बिंदु। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं हर एक अपडेट, होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख। तो प्रमुख खबरों की अगर बात करें तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, उनके खिलाफ ये शिकायत कांग्रेस की तरफ से दर्ज की गई है। और ये क्या शिकायत है, कौन कौन सी धाराएं लगाने की मांग की गई, वो आपको बताएंगे। और इसके बाद में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। कैसे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही संभल से भी एक खबर, खास खबर है, जहां आपको बता दें कि अब संभल आगे आने वाले समय में टूरिस्ट प्लेस बनता हुआ नजर आएगा। दरअसल ये बात डीएम की तरफ से कही गई है। और संभल में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस बनाए जाएंगे, किस तरीके से धरोहरों को संजोने का काम वहां पर चल रहा है, वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर होगी मौसम से जुड़ी। जी हाँ, जो बर्फबारी है उससे पहाड़ इस वक्त गुलजार है, लेकिन ये बर्फबारी कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण भी बन रही है। इस बर्फबारी से जहां एक और पर्यटक जो है आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का, वहीं दूसरी तरफ मुसीबत किस तरीके से बर्फबारी खड़ी कर रही है, विस्तार से आपको बताएंगे। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज न्यूज पंच की शुरुआत, जहां आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इसे देखते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ ही विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी आपको बता दें कि हाल ही में शुरू की गई दो योजना, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर चौतरफा खिंच रही है। बीते कल की ही योजनाओं से जुड़े दोनों विभागों ने अखबारों में विज्ञापन निकालकर दिल्ली की जनता को आगाह किया था और इन योजनाओं को धोखाधड़ी बताया था, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर निशाना साधा। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस तो अब इस पूरे मामले में थाने भी पहुंच चुकी है। यूथ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में धोखाधड़ी और नागरिकों को गुमराह करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की ये शिकायत की है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट अक्षय लाकड़ा ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को गुमराह किया और उनके साथ धोखा किया है। अब ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये टकराव निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीतिक समर में नए आयाम जोड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली पुलिस इस शिकायत पर क्या कदम उठाती है। शिकायत में आखिर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, मामला दर्ज करने की मांग की गई है, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो कई सारी धाराओं को लेकर के ये मांग की गई है। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की ये मांग और उस दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ने ये मांग की है, संसद मार्ग पर जो थाना स्थित है वहां पर जाकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है दिल्ली यूथ कांग्रेस की तरफ से। और सीधे तौर पर इससे कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करने की ये शिकायत दी गई है। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस एफआईआर में जो ये शिकायत की गई है, इसमें कौन कौन सी धाराओं की मांग की गई वो भी आपको बताएंगे। इसमें सीधे तौर पर हम देखें तो धोखा देने और गुमराह करने का आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने इन योजनाओं के जरिए दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। साथ ही धारा 316 और 317 के तहत ये एफआईआर दर्ज करने की मांग इस वक्त यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है। इसके साथ ही आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी है धारा 316। तो ऐसे में धारा 316 और धारा 317 जो है बेईमानी से हासिल की गई संपत्ति से जुड़ी हुई ये धारा है। और ये दोनों ही धारा लगाने की मांग इस वक्त यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है कि ये एफआईआर दर्ज की जाए और ये दोनों धाराएं लगाई जाए। तो ये बड़ी खबर भी है। लेकिन साथ ही अब देखना होगा कि ये जो आर पार की लड़ाई है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, और ऐसे में उससे पहले ये तमाम चीजें, राजनीतिक चीजें नजर आ रही है। अब इसी के साथ में लेकिन हम बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल कई सारे घटनाक्रम सामने आए हैं, जहां आम आदमी पार्टी की क्रोनोलॉजी भी समझ में आती है। जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता से जो मुद्दा है उससे भटकाने का काम किया है वो आपको बताते हैं। अखबारों में दिल्ली सरकार के खिलाफ ये नोटिस जारी हुए थे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किए गए आम आदमी पार्टी के
खिलाफ और नोटिस के बाद संजीवनी और महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी की, ये दोनों इस घेरे में आ गई। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बचाव किया, लेकिन बचाव करते करते किस तरीके से मुद्दे से भटकाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया वो आपको दिखा रहे हैं कि खबर को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीते कल कई सारे हथकंडे अपनाए हैं। केजरीवाल और सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे बातें भी उन्होंने की। इस दौरान आतिशी को जेल भेजने की साजिश का भी आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया, यानी कि अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उन पर से कैसे जनता का ध्यान भटकाया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए, वो आपको बता रहे हैं। तो आपकी क्रोनोलॉजी को समझिए कि किस तरीके से वो जनता को भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को भी बंद करना चाहती है, तो मुद्दे से भटकाने का ये काम आम आदमी पार्टी कर रही है। सीएम आतिशी ने प्रवेश वर्मा पर भी पैसे बांटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इस आरोपों को लेकर के प्रवेश वर्मा ने भी हालांकि अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्था महिलाओं को मासिक आधार पर मदद करती है, उनकी तरफ से ये सफाई आ चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से हर घंटे मुद्दे से भटकाने का काम किया है वो आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं यहाँ पर शराब नहीं बांट रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं जिसकी वजह से लोगों की मदद हो रही है, महिलाओं की मदद हो रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार के बीच फ्लाईओवर का उद्घाटन भी कर दिया, यानी कि एक और हेडलाइन जनता के बीच में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया सीधे तौर पर कि अधूरे पुल का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इसी वजह से पूरे दिन जो आम आदमी पार्टी ने सुर्खियों को बदलने की ये कोशिश की है, जनता से, जो दिल्ली की जनता है उसको मुद्दे से भटकाने की ये कोशिश की है। इसी पर सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, आपकी क्रोनोलॉजी ने हमने अपने दर्शकों को बताई कि किस तरीके से कल पूरे दिन आम आदमी पार्टी जो है वो सुर्खियों में बनी रही। इसकी शुरुआत हुई थी अखबार में आए हुए 2 पब्लिक नोटिस के जरिए, दोनों योजनाओं को लेकर जो पब्लिक नोटिस विभागों की तरफ से जारी किए गए, और जिसमें सीधे तौर पर हम कहें कि धोखाधड़ी का पूरा मामला सामने आया। और उसके बाद जो विपक्षी दल है बीजेपी और कांग्रेस, वो भी हमलावर होते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरीके से कल जो महिला एवं स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन के जरिए जो बात अपनी कही है कि जो बिना नोटिफिकेशन के दिल्ली की जनता के जो वोटर आईडी कार्ड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से लिए जा रहे हैं, और ये समझने की बात है कि उस अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को अगर 2100 रुपये का अगर उसको महिला सम्मान निधि में देना चाहती है, या अगर हम कह सकते हैं कि अगर बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराना चाहती है, तो उस मुफ्त इलाज कराने के लिए उन्हें वोटर आईडी कार्ड की क्या जरूरत है। अगर वो डेटा कलेक्ट भी अगर करना चाहती है तो लोगों के बैंक डिटेल्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनके आधार कार्ड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि उनके एड्रेस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन कल पूरे दिन मैं इस खबर पर बना रहा और एक चीज जो देखने में आया, और मैं कई जगहों पे जाके जो हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या कह सकते हैं कि वो वॉलंटियर्स हैं, वो कैंप लगा के बैठे हुए हैं और लोगों के आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। कोई दूसरा डिटेल्स वो नहीं मांग रहे हैं, केवल वो आधार कार्ड मांग रहे हैं, केवल वो उनका वोटर आईडी कार्ड मांग रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता केवल वोट बैंक को बनाने के लिए, जो आप कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि किसी भी लोगों के बैंक डिटेल्स कल नहीं लिए गए हैं। दूसरी तरफ जो दिल्ली का जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, या दिल्ली का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हमारे पास किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं है, और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम एक पोर्टल के जरिए लोगों के आवेदन को हम स्वीकार करेंगे। देखिए, सबसे जो मजेदार इसमें बात है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है, वॉलंटियर्स लोगों के डिटेल्स मांग रहे हैं, और उन्हीं की सरकार का जो विभाग है, उन्हीं की सरकार का जो महकमा है, उन्हीं की सरकार का महकमा कह रहा है कि ये जो डिटेल्स लोगों के लिए जा रहे हैं, इसके संबंध में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन बिल्कुल कहीं ना कहीं सिर्फ डिटेल्स कलेक्ट करने की ये कोशिश है। और क्योंकि हम देखें तो अब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिलहाल शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। ऐसे में दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कल पूरे दिन करती नजर आई है। लेकिन फिलहाल अभी राजनीति और होना बाकी है, इस मुद्दे पर बनी रहेगी हमारी नजर इस पर। लेकिन इसी बीच न्यूज़ पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ।
पीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। प्रिंसिपल सर को बताना होगा, पर कोई नहीं बता रहा है। मैं क्यों हीरो बनूं? मम्मी ने बोला था फालतू के लफड़े में क्यों ही पढ़ना। और रीमा तो इतनी ब्रेव है, फिर भी कुछ नहीं बोल रही। सैम भी तो बता सकता था ना। छोड़ो, मैं बोलूँगी। कम इन सर। यस कम इन, टेल मी। सर, नीचे ना रोज फाइट्स होती है। यू हैव टू डू समथिंग प्लीज सर। क्या स्कूल में फाइट? जी सर। दिखाओ मुझे। छोटी स्वीटी ने तो वीरता से खुद के डर को हराया। आइए इस वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 को ऐसे अनगिनत बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद करेंगे, देश भर के बच्चों को संबोधित करेंगे और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे इस वक्त अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जनपद संभल इस समय देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चित बना हुआ है। ऐसे में इतिहास के पन्नों में दफन कहानियां, किस्से, उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी संभल का इतिहास अब बाहर निकलकर फिर से जिंदा होने लगा है। इसी के साथ ये नगरी अपने पुराने स्वरूप में भी लौटती हुई नजर आने लगी है। इन ऐतिहासिक विरासतों को सजाने और संवारने का जिम्मा स्थानीय प्रशासन ने भी उठा लिया है। प्रशासन ने विलुप्त हो रही इन तमाम धरोहरों को सजाने संवारने की योजना बनाई है। दरअसल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने बीते कल संभल में कई जगहों पर निरीक्षण किया, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, जिसके बाद अब ASI के संरक्षण में खंडहर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र और पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी को संरक्षित करने का काम भी अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही DM और SP ने ASI टीम के साथ इन विरासतों का निरीक्षण किया। संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जहां जहां प्राचीन स्थल मिलेंगे उनका सौंदर्यकरण होगा। संभल में पर्यटन की खूब संभावनाएं हैं, यहाँ कदम कदम पर इतिहास बसता है। और DM के इस बयान के बाद अब माना यह जा रहा है कि संभल जल्द ही पर्यटन नगरी के तौर पर अपनी पहचान बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। संभल के इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल और विरासतें जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में लौटेंगी। अब आपको बता दें कि आखिर संभल में कौन कौन से पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे, वो आपको एक बार दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन उससे पहले संभल की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। और सीधे तौर पर देखें तो DM ने साफ तौर पर कह दिया कि जो जो विरासतें निकलकर सामने आ रही हैं उनको संजोया जाएगा, और जिससे कहीं ना कहीं संभल जो है, जल्द ही संभल के अंदर कई सारी विरासतें नजर आएंगी हमें। अब कौन कौन से ऐसी वो जगह है जिनको इस वक्त निरीक्षण किया जा रहा है, संजो कर रखने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ग्राफिक्स के जरिए एक बार उस पर भी नजर डाल देंगे।
तो पृथ्वीराज चौहान की 2 विरासतें मिली हैं और उनको भी संजोया जाएगा। संभल अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में टूरिस्ट प्लेस बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही बावड़ी और किला खंडहर में इन दिनों तब्दील हो चुके हैं, लेकिन अब ये कोशिश होगी कि इन दोनों को ही संजोया जाए। एएसआई के संरक्षण में भी देखभाल की जाएगी। जो एएसआई की टीम है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम, उसके संरक्षण में ये पूरी देखभाल होगी। इसके साथ ही विरासतों को सहेजने का जो काम है संभल के अंदर, वो भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फिरोजपुर का किला, रानी की बावड़ी को संरक्षित किया जा रहा है। वहां पर आगे आने वाले समय में जब ये टूरिस्ट प्लेस बनेगा तो ये मुख्य तौर पर नजर आएंगे। तोता मैना की कब्र, शेमनाथ मंदिर, नीमसार का कुआं भी इसमें शामिल हैं। तो जब ये पर्यटन नगरी बनेगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो आपको बता रहे हैं। कुल 87 तीर्थ स्थलों और सभी धरोहरों का जीर्णोद्धार आगे आने वाले समय में संभल के अंदर होता हुआ नजर आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सीधे तौर पर ये योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही जो अतिक्रमण है और अवैध कब्जा है उसको भी हटाया जा रहा है। वहां से प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है इसको लेकर। तो ये तमाम वो जगह, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो धरोहरों के संरक्षण के बीच संभल हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। दरअसल इसी बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीते कल 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ अब तक संभल हिंसा के कुल 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल में आपको बता दें कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के मामले सामने आए थे, जहां कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव भी किया था और कई वाहनों में आग लगाई थी। फिलहाल अब इस मामले में संभल एसपी की तरफ से क्या कुछ कहना है गिरफ्तारियों को लेकर, आपको सुनाते हैं। गत 24 नवंबर में संभल में हिंसात्मक घटना के संदर्भ में आज 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम शोएब, सुजाउद्दीन, जावेद, मुस्तफ़ा, अजहरुद्दीन, साहद एवं मोहम्मद आजम है। अभी तक इस प्रकरण में कुल 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी संभल के अंदर, उस हिंसा को लेकर के अभी तक 47 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अभी ये गिरफ्तारियों को जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, संभल हिंसा की अगर हम बात करें तो गिरफ्तारियों का दौर जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संभल को पर्यटन नगरी बनाने की जो कवायद है वो भी चल रही है और खुद इस पर डीएम कह रहे हैं कि संभल एक ऐसी नगरी है जहां पर विरासत ही विरासत नजर आ रही है और उनको संजोने का काम अब किया जा रहा है। देखिए, बिना इतिहास को जाने भविष्य का निर्माण करना संभव नहीं है। कुछ यही दृष्टि सरकार की भी है, उसी के मद्देनजर विरासत को संवारने का काम किया जा रहा है। ये लगातार किया जा रहा था और ये प्रक्रिया अब संभल में भी दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से आज वहां पर 6वां दिन है, रानी की बावड़ी पे लगातार खुदाई जारी है। वहां पर नीचे फर्श मिल गई है, वहां मार्बल मिल गया है, वो फ्लोर मिल गया है। अब उसकी आगे की कार्रवाई वहां पर जारी की जा रही है। एएसआई की टीम वहां पहुंचती है। वहां पर किस तरीके से हमारी जो पुरानी इमारतें हैं उनको संजोने का काम किया जा रहा है। वहां के प्रशासन की तरफ से ये कार्य जो करवाया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में संभल का जो एक पुरानी पहचान थी, जो एक धार्मिक आध्यात्मिक पहचान थी, उस तरफ उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। संभल का हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही बड़ा महत्व है। माना यह जाता है श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का जन्म, भगवान कल्कि का जन्म संभल में ही होगा। उन मायनों में संभल का विशेष महत्व रहा। वहां पृथ्वीराज चौहान की कुल देवी वहां पर रहती थी। लगातार वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। यहाँ के जो बुजुर्ग जन हैं वो आज भी बताते हैं, वहां पर तमाम सारे ऐसे मंदिर थे वहां पर जहां पर वो लोग पूजा करते थे, लेकिन अब वहां वो सब अचानक से गायब हो गए। तमाम सारी राजनीति के कारण वहां पर जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली संभल में, उस दिशा में वहां पे काम किया गया। वही बातें खुलकर नजर आ रही हैं। जब 46 साल पुराना मंदिर खोला जाता है पुलिस के द्वारा, उन इलाकों में पुलिस पहुंचती है जहां पर पुलिस की हिम्मत नहीं थी उस समय जाने की, वहां पर कार्रवाई होती है। वहां अब 47 लोग जो आपने बताया पकड़े गए हैं। निश्चित रूप से अभी पुलिस की बड़ी कार्रवाई अभी जारी है। इन लोगों से बिल्कुल कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। आगे देखना होगा कि और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। संभल हिंसा के मामले पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे बर्फनुमा तस्वीरें। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद,
जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त पहाड़ों पर नजर आ रही है। दरअसल ये बर्फ जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि एक और जहां पहाड़ों पर जश्न मनाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बर्फ ने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। दिसंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है और नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। इन दिनों बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के कई इलाकों में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और बर्फबारी के चलते कई इलाकों में तापमान भी माइनस में पहुंच चुका है। हिमाचल में जहां बर्फबारी से खूबसूरत नजारा दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कें बाधित होने से आम जनजीवन भी प्रभावित है। भारी बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 174 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। 600 से ज्यादा बिजली की जो लाइनें हैं वो भी ठप हैं और सबसे ज्यादा सड़कें शिमला में बंद हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर पर है। तापमान में तेजी से के साथ गिरावट दर्ज हो रही है। कई जगह पर हल्की बारिश भी है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में आखिर तापमान कहां पर माइनस में आज दर्ज किया गया। सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। तो माइनस में तापमान आपको बता दें कि लेह में -14 यानी कि -14 का ये तापमान दर्ज किया गया। श्रीनगर शहर में -5.2 और गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो -1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये तो बात रही 3 जगह की, लेकिन इन 3 जगह के अलावा अगर हम देखें तो जम्मू शहर, कुपवाड़ा और पहलगाम में भी, यानी कि जम्मू शहर में -7.6, कुपवाड़ा में -5.5 और पहलगाम में -8.8 जो पारा है वो दर्ज किया गया है। तो ये तमाम अगर हम कहें तो माइनस में तापमान दर्ज किया जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरकाशी की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है और जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं खुशनुमा और आनंद लेते हुए परिवार के साथ ये नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है, घाटी गुलजार होती हुई नजर आई है इस बर्फबारी की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी मुसीबत भी बन रही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शिमला, डोडा और उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी और आपको बता दें कि कई इंच बर्फ वहां पर पड़ चुकी है और लोग ये देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अपने परिवार के साथ बर्फ के साथ वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बर्फ का पूरी तरह से आनंद पर्यटक ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखें तो साल का अंत है ये और साल के अंत में जब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं तो भीड़ भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये तो बात रही पहाड़ी इलाकों की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 जगहों पर कोहरा भी लगातार जारी है और ठंड पड़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं शीत लहर अब देखने को मिल रही है। तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधे तौर पर असर इस वक्त मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली, राजस्थान और साथ ही उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बर्फ के बाद में किस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। धर्म प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? आप वहां पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर हम देखें तो बर्फबारी से जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं वो तो बेहद ही आनंद में है। बिल्कुल कृतिका, बेहद आनंदमय में पर्यटक जरूर है, लेकिन जो जनजीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और जैसा कि आपने बताया, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पहाड़ों पर इस वक्त जो है वो चाहे सड़क यातायात हो, बिजली परियोजनाएं हो या फिर पेयजल परियोजनाएं हो, काफी हद तक उन पर असर पड़ा है। 150 के आसपास जो रोड ट्रैफिक रूट्स हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा जो 44 ट्रैफिक रूट्स हैं वो शिमला के हैं। ऊपरी शिमला के लिए जितने भी रूट्स हैं वो सारे बंद हैं। इसमें शिमला रामपुर है, शिमला चौपाल है, शिमला रोडू है, डोडा क्वार है, कुपवी है, इन सारे क्षेत्रों के लिए जो बस सेवाएं हैं वो पूरी तरह बंद है। सड़क यातायात पूरी तरह बंद है और इसके अलावा 18 बिजली परियोजनाएं ऐसी हैं जो इस बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी हैं। इसमें भी 18 में से 12 बिजली परियोजनाएं शिमला जिले के तहत आती है। मतलब कि शिमला जिले में सबसे ज्यादा जो जनजीवन है उस पर असर पड़ा है इस बर्फबारी की वजह से। और दूसरे नंबर पर किन्नौर में जो हालात है वो काफी ज्यादा
बेकाबू नजर आ रहे हैं, चाहे रोजमर्रा के काम हो, पेयजल परियोजनाएं हो, बिजली परियोजनाएं हो, लेकिन टूरिस्ट के लिए काफी हद तक ये जो बर्फबारी है वो उम्मीदों पर खरी उतरी है और जो इनफ्लो है टूरिस्ट का वो काफी ज्यादा बाहरी राज्यों से शिमला की तरफ, हिमाचल की तरफ बढ़ गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म प्रकाश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बर्फबारी से पर्यटक जहां एक तरफ खुश है, लेकिन वहीं जो आम जनजीवन है वो भी इस वक्त अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ा है। जो सड़कें हैं वहां उन सड़कों पर बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां बर्फ पर चलने के बाद में फिसलती हुई भी नजर आ रही है, और ऐसी कई सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी। तो ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के ये प्लान बनाइएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ तो है ही, लेकिन साथ ही ये बर्फबारी मुसीबत भी बन रही है। फिलहाल खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन मुझे न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।